नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर करेंगे और ये हमारा पॉलिटी का क्लास नंबर 11 है। मेरा नाम है मनीषा महोबिया। योगेंद्र साहू क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर में या फिर किसी सोशल मीडिया के थ्रू यूट्यूब कहीं ना कहीं से आपने इमरजेंसी वर्ड तो सुना होगा ना, कहीं तो पढ़ा होगा, नेशनल इमरजेंसी। और सबसे फेमस इमरजेंसी था हमारा इंदिरा गांधी सरकार के समय लगाई गई इमरजेंसी। ये हमारी थर्ड इमरजेंसी थी देश की। उस टाइम पे क्या हुआ था कि सरकार जो है वो फुल पावर में था, सारा पावर जो है गवर्नमेंट के पास चला गया था। उन्होंने सबसे फंडामेंटल राइट्स को ऐसे ही खत्म कर दिए थे। लगभग 2 साल चला था ये और इसका बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया गया। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, 2 साल बहुत बड़ा पीरियड था। इसमें जितने भी अपोजिशन के लीडर्स थे सबको जेल में डाल दिया गया था। ये बहुत ही ज्यादा फेमस टॉपिक है, आप जानते ही हो। अब क्या हो रहा है ना, सरकार के पास है फुल पावर। अब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वो चेंज करना चाहता है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज करने का एक ही तरीका है और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस टाइम पर गवर्नमेंट सबसे बड़ा अमेंडमेंट लेकर आया और वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। दोस्तों, ये अमेंडमेंट इतना बड़ा था, इसने कॉन्स्टिट्यूशन के इतने प्रोविजंस को चेंज कर दिया कि इसको अपने आप में ही एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्लियर है? और यही कॉन्स्टिट्यूशन का रिजल्ट निकल कर आया फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही आया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 4A। वैसे भी जहां पर ये ABCD अल्फाबेट जुड़ जाए मतलब कि उसको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो नहीं है। और आर्टिकल ये जो अपना पार्ट 4A है उसमें एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 51A। क्लियर है? मतलब हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। क्यों नहीं है? पहले ही बताया मैंने कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहा था, उसमें सारे जो थे वो वेल एजुकेटेड लोग थे, सारे एडवोकेट्स थे। तो क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि उस टाइम पे हमारा देश वैसे भी गुलाम था, तो लोगों के पास उतना अवेयरनेस नहीं था। तो उस टाइम पे शायद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगा होगा कि अभी पावर की ज्यादा जरूरत है, ड्यूटीज की कम है। बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 10 ड्यूटीज को ऐड किया गया। 10 ड्यूटीज देखिए, ये जो 51A है ना, ये 51A से लेकर 51J तक, A से J टोटल कितने हुए? 10 ड्यूटीज को ऐड किया गया, ABCD से लेकर Z तक। बाद में एक और अमेंडमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत एक और ड्यूटीज को ऐड किया गया। A से J तक तो पहले ही था, देखिए 51A से लेकर 51J तक पहले से ही है, मतलब कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही है। बाद में 2002 में एक और को ऐड किया गया, K को। तो अब कितने हो चुके हैं? 11। ठीक है? इसका आइडिया कहां से लिया गया? USSR के कॉन्स्टिट्यूशन। USSR जो है इससे ही टूटकर अभी रशिया बना हुआ है। ठीक है? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे ना। फंडामेंटल राइट्स किनके लिए था? सिटीजन्स के लिए तो था ही, नॉन सिटीजन्स के लिए भी तो था। जैसे कि आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 25 to 28, बहुत सारे जो अपने आर्टिकल्स हैं वो सिटीजन और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है। लेकिन जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। फॉरेनर्स को फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं फॉलो करना है।
क्लियर है? फंडामेंटल राइट्स सबके लिए है, फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। ये चीजें समझ में आ गई। अब एक चीज समझते हैं, जब इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसको लगा कि नहीं, लोगों को बहुत अधिकार मिल गए हैं, अब इनके ऊपर कुछ ना कुछ ड्यूटीज भी इम्पोज किया जाए। ठीक है भाई, करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, स्वर्ण सिंह कमेटी। देखो कमेटी क्या करती है ना, रिसर्च करती है, रिपोर्ट तैयार करती है और कुछ अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन करती है गवर्नमेंट को कि आपको ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए। अब गवर्नमेंट की इच्छा है कि वो कौन कौन से पॉइंट्स को अप्लाई करता है, सारे पॉइंट को अप्लाई करता है या बिल्कुल ही नहीं अप्लाई करता। तो ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे उसको इंदिरा गांधी सरकार, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया। बहुत सारे रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया जो हम आगे देखेंगे भी, लेकिन कुछ कुछ को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थे। देखिए कौन कौन से को एक्सेप्ट नहीं किया। ये बोला इस कमेटी के रिपोर्ट ने कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जो फॉलो नहीं करेगा उस पर लगाओ भाई पेनल्टी, अच्छी खासी पेनल्टी लगाओ, और इस पेनल्टी से रिलेटेड लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। ठीक है? और जब ये पेनल्टी लगाया जाएगा ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा ये फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है। मतलब फंडामेंटल ड्यूटी को जो फॉलो नहीं करेगा उस पर लगाई जाएगी पेनल्टी। क्लियर है? और ये जो पेनल्टी लगाई जाएगी ना, कोई भी कोर्ट में ये क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, किसी भी कोर्ट में ये क्वेश्चनेबल नहीं होगा जो पेनल्टी लगाई जाएगी। और जो टैक्स पे करना है इसको भी फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड करो, और जो टैक्स नहीं पे करेगा उस पर भी पेनल्टी लगाओ। तो भैया देखो उस टाइम एक तो चल रहा है नेशनल इमरजेंसी, हर तरफ सरकार की जो है वो आलोचना हो रही है। उस वक्त अगर ऐसे प्रोविजंस ऐड कर दिए गए कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी होगा, उसमें पेनल्टी भी होगा, वो किसी कोर्ट में क्वेश्चनेबल भी नहीं होगा, टैक्स पे करना भी पेनल्टी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज के अंडर में आएगा, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता। ठीक है? तो इसलिए कमेटी की इन रिकमेंडेशन को नहीं अपनाया गया, बाकी बहुत सारे रिकमेंडेशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट किया? एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर? एक बार देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या है। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किया जाएगा और उनके जो आइडियल्स हैं, आइडियल्स मतलब जैसे कि हमारा है ना प्रियम्बल आपने पढ़ा है, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री, तो ऐसे आइडियल्स को जो है वो पालन किया जाएगा। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट किया जाएगा। क्लियर है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब देखिए आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत बलिदानियां दी है, तो उनके जो नोबल आइडियाज है ना उनको जो है हम फॉलो करेंगे, अपने दिल में रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी जानते हैं ना कि हमारा देश जो है स्वतंत्र है, पूरी तरीके से फ्री है, इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर पर डिसीजन लेने के लिए हम किसी के गुलाम नहीं है, और हमारे मैटर पर डिसीजन कोई और देश नहीं लेगा। तो हम उसको, उस सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब आप वो टुकड़े टुकड़े गैंग सुने होंगे ना, जो नारा लगाते हैं भारत तेरे 1000 टुकड़े होंगे, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं ना इसको हम जो है क्रिटिसाइज करेंगे। हम देश की यूनिटी को और देश की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्लियर? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। इजराइल के बारे में सुना है? वहां पर लड़की लड़का सबको मिलिट्री की ट्रेनिंग मिलती है क्योंकि वो चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। जब भी दुश्मन देश अटैक करेगा और आम जनता की जरूरत पड़ेगी, आम जनता आएगा लड़ने के लिए। तो ठीक वैसे ही हमारे यहाँ पर तो खैर लड़की लड़कों सबको मिलिट्री की ट्रेनिंग नहीं मिल सकती क्योंकि ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन फिर भी जब देश को जरूरत पड़ेगा ना हम जाएंगे, अगर हमको बुलाया जाएगा। देश का हर नागरिक जब देश को उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो जाएगा नेशनल सर्विस के लिए। अब जरूरी नहीं है कि वो डिफेंस में ही जाए, सोशल सर्विस के लिए भी जा सकता है। क्लियर है?
जैसे कोरोना की ड्यूटी में आप सर्विस कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 के अपना 5th नंबर, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional and sectional diversities, and to renounce practice derogatory to the dignity of women। बहुत ही सिंपल सा है, हम जो है भाईचारा को बढ़ावा देंगे, कॉमन ब्रदरहुड का जो स्पिरिट है, जो हार्मनी है, उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, और ये जो माइनॉरिटीज होते हैं ना, और ये जो हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल, सेक्शनल, उसमें हम ब्रदरहुड को लाएंगे। ये नहीं बोलेंगे ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये उस कास्ट का, ये उस रीजन का, ये तो उस भाषा का, नहीं। इंडिया एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक डाइवर्स कंट्री है, हम ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे, ये जो हार्मनी है ना, उसको प्रमोट करेंगे, और साथ ही साथ जो है हम विमेन की डिग्निटी को भी प्रमोट करेंगे, महिलाओं की इज्जत करेंगे। वैसे इज्जत सबकी करनी चाहिए और सबकी इज्जत होनी चाहिए। ठीक है, 6 नंबर पे है, टू वैल्यू एंड प्रेजेंस द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारा जो रिच हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, उसको सुरक्षित रखेंगे, प्रिजर्व करेंगे। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। भैया ये अहिंसा की बात करता है, ये बोल रहा है कि हम फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ, सबको, हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। हर लिविंग क्रिएचर्स के लिए हम कंपैशन रखेंगे, लव रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो साइंटिफिक टेम्पर का मतलब आप समझ रहे हो, ये जो रूढ़िवादी चीजें होती है ना, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो ये जो रूढ़िवादी परंपरा है, जैसे ये जो सती प्रथा था, ये ट्रिपल तलाक, ये सब क्या है? ये रूढ़िवादी ही तो है ये। तो इन सब को छोड़कर हम साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे। पहले के जमाने में नरबली भी होता था, अभी भी बहुत सारे जो अलग अलग रिलीजन है, वहां पर ऐसे रूढ़िवादी परंपराएं चली रही है, बहुत सारे कास्ट में चली रहा है। तो इन सब को छोड़कर हम साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे, ह्यूमैनिज्म को बढ़ावा देंगे। क्लियर है? इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ऐसा नहीं है कि इंक्वायरी करने लग जाएंगे, इसका मतलब ये है कि हम लॉजिकली सोचेंगे, किसी भी चीज को साइंटिफिकली सोचेंगे, ना कि रूढ़िवादी तरीके से, ना कि परंपरावादी तरीके से, तभी तो डेवलप होंगे ना हम। नेक्स्ट है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजोर वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को भी अपन को सेफ रखना है। पब्लिक प्रॉपर्टी आप लोग देखते ही होंगे, जब भी ये जो है किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन होता है या कहीं पर हिंसा होती है, सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचता है, किसको पहुंचता है? पब्लिक प्रॉपर्टी को पहुंचता है ना। तो उसको अपन को सेफ रखना है, वायलेंस को कम करने की कोशिश करनी है, वायलेंस नहीं करना है। टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशनल कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक व्यक्ति जब ग्रोथ करेगा, उसको देखकर 2-3 लोग और ग्रोथ करेंगे, फिर ऐसे है ना कि एक इंसान से ग्रुप जो ग्रोथ करेगा, जिला ग्रो करेगा, उसके बाद वो स्टेट ग्रो करेगा, तभी तो हमारा देश ग्रो करेगा। तो सब इंडिविजुअल का ग्रोथ यहाँ पर डिपेंड करता है। मतलब हर इंसान जो है, अगर वो एक्सीलेंस की तरफ बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेशन है, हमारा जो देश है, वो भी एक्सीलेंस की तरफ बढ़ेगा। तो अपन को इंडिविजुअल के ग्रोथ को फोकस करते हुए चलना है। अगर हम एक एक इंडिविजुअल के ग्रोथ को फोकस करेंगे, तो देश का ग्रोथ अपने आप होगा। ये लास्ट था, जिसको बाद में ऐड किया गया, ये हमने देखा ही है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत। और इसमें क्या हुआ कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनको क्या दिया जाएगा? एजुकेशन दिया जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि हमारे आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन तो है ही, मतलब स्टेट जो है, सरकार खुद ये तय करेगा, सरकार ये खुद अरेंजमेंट करेगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए। तो फिर इसको फंडामेंटल ड्यूटीज में क्यों ऐड किया गया? देखिए, सरकार का काम है बच्चों को एजुकेशन देना, लेकिन बच्चे स्कूल तक पहुंचेंगे कैसे? जब उनके पेरेंट्स उनको लाएंगे, उनको परमिट करेंगे। मतलब पेरेंट्स को अवेयर करना ज्यादा जरूरी है ना।
इसलिए इसको फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया गया कि भैया पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल तक तो लाए। फिर स्कूल ने सारा जुगाड़ तो कर ही रखा है, मतलब गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन के तहत आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन अरेंज किया है फंडामेंटल राइट्स के तहत। लेकिन पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को स्कूल तक लाए, इसलिए इसको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐड किया गया। तो इस तरीके से लेके 1 to 11 A to K जो है कंप्लीट हो गया हमारा। अब एक चीज और देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन कौन से अंतर है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली में ये फ्रीडम है, आपको आजादी देता है, आप ये कर सकते हैं, अगर स्टेट ये नहीं कर सकता आपके खिलाफ, आपके पास क्या क्या पावर है और क्या फ्रीडम है। और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ रहे हो? राइट्स जो है ना, अधिकार, वो कर्तव्यों के साथ आते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अधिकार मिलेगा, कर्तव्य नहीं मिलेंगे। फंडामेंटल राइट्स आपको दी गई आजादी है और ड्यूटीज जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों के लिए है। ड्यूटीज हम पहले ही देखें, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। फंडामेंटल राइट्स जो है, एक चीज और याद रखिएगा, ये इनफोर्सिएबल है। इनफोर्सिएबल है मतलब अगर कोई हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश करता है, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंडर, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंडर। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज अगर हम फुलफिल ना करें या कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं निभा रहा है तो कोर्ट नहीं जाया जा सकता। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इनफोर्सिएबल नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, और आप योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।